नाइकी एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पर पूरे दुनिया के स्पोर्ट्सवेयर इंडस्ट्री को डोमिनेट करती थी। उसका क्रेज लोगों के बीच इतना ज्यादा था कि जब भी उनका कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता था तो वो कुछ ही मिनट्स के अंदर सोल्ड आउट हो जाता था। लोग नाइकी के लिए पागल थे। बट आज वही ब्रांड पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। उसका स्टॉक प्राइस काफी तेजी से नीचे गिर रहा है, नए शूज सेल नहीं हो रहे हैं, रेवेन्यू डे बाय डे डाउन जा रहा है एंड इन्वेंट्री वेयर हाउसेस में ऐसी की ऐसी पड़ी है। बट आखिर एक लेजेंडरी ब्रांड के साथ ये सब क्यों हो रहा है? व्हाई नाइकी इज फॉलिंग। हमारी कहानी शुरू होती है 1960s में, जब अमेरिका के एथलेटिक मार्केट में एक बड़ा गैप था। वहाँ या तो बहुत महंगे जर्मन शूज मिलते थे या फिर लो क्वालिटी देसी प्रोडक्ट्स मिलते थे। कोई भी अफोर्डेबल एंड क्वालिटी शूज अवेलेबल नहीं थे। इसी गैप को देखते हुए फिल नाइट और बिल बोरमैन ने मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम से एक कंपनी स्टार्ट करी। उनका स्ट्रेटेजिक गोल था कि वो जापान से हाई क्वालिटी पर लो कॉस्ट शूज इंपोर्ट करेंगे और उन्हें यूएस में सेल करेंगे। ये स्ट्रेटेजी उन्हें दो बड़े फायदे देती थी, कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रोडक्ट सुपेरिटी। इसके अलावा ये अपने शूज सीधे एथलीट्स को कार ट्रंक से बेचते थे, जिससे उन्हें इंस्टेंट फीडबैक मिलता था जो वो प्रोडक्ट्स इंप्रूवमेंट में यूज करते थे। इनका पहला टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू वफिल शोल था, जब को फाउंडर बिल बोरमैन ने एक क्रेजी आइडिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी वाइफ के वफिल आयरन का यूज करके एक नया रनिंग शूज का डिजाइन बनाया। उस नए शूज में ट्रेडिशनल क्लिट्स की तरह स्पाइक्स नहीं थे, बल्कि वफिल जैसी ग्रिप थी। इस सिंपल मगर रेवोल्यूशनरी डिजाइन ने शू को हल्का और तेज बना दिया। यही वफिल शोल थे जिन्होंने फुटवेयर इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। इसके तुरंत बाद 1971 में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदली और कंपनी का नाम बदलकर नाइकी रखा और स्वेस लोगो अडॉप्ट किया। लेकिन नाइकी का सबसे बड़ा गेम चेंजर आया 1984 में, जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक मास्टर क्लास बना। दरअसल उन्होंने एक रॉकी प्लेयर माइकल जॉर्डन को एक अनप्रेसिडेंटेड एंडोर्समेंट ऑफर करी। उस दौर में रॉकी प्लेयर्स पर इतना ज्यादा दाव कोई कंपनी नहीं लगाती थी, लेकिन नाइकी ने जॉर्डन में सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिना की झलक देखी। उन्होंने जॉर्डन के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड शूज बनाए जिनको एयर जॉर्डन नाम दिया गया। और जब एनबीए ने जॉर्डन के शूज पर रूल्स तोड़ने के लिए फाइन लगाना शुरू किया तो नाइकी ने वो सारे फाइन्स पे किए और उस कंट्रोवर्सी को मार्केटिंग का टूल बना लिया। ये पार्टनरशिप सिर्फ एंडोर्समेंट नहीं थी, ये कल्चर को डिफाइन करने का स्ट्रेटेजिक मूव था, जिसके चलते नाइकी की ब्रांड इक्विटी आसमान छू गई और वो स्पोर्ट अपीयरल मार्केट का किंग बन गया। जिसके बाद 1980s और 90s में नाइकी ने एग्रेसिवली R&D, मार्केटिंग और एथलीट पार्टनरशिप पर इन्वेस्टमेंट किया। और फिर 1988 में नाइकी ने एक ऐसी लाइन लॉन्च की जो ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन गई। ये स्लोगन सिर्फ एक टैगलाइन नहीं था, ये एक माइंडसेट था जो हर एज ग्रुप, हर कंट्री और हर ड्रीमर को टच करता था। इस स्लोगन ने नाइकी को एक लाइफस्टाइल सिंबल बना दिया, एक ऐसा ब्रांड जिसे लोग अपनी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन समझने लगे। एंड ऐसे करके नाइकी एक ग्लोबल $1 बिलियन ब्रांड बन गया जो मार्केट में कई डेकेड्स तक रूल करता रहा। बट नाउ नाइकी इज फॉलिंग। बट द क्वेश्चन इज व्हाई सच स्ट्रॉन्ग ब्रांड फॉलिंग बिहाइंड। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस हैं जिन्हें हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। सो द फर्स्ट रीजन इज कंपटीशन एंड लैक ऑफ इनोवेशन। सालों तक नाइकी ने ग्लोबल एथलेटिक फुटवेयर और अपैरल मार्केट पर लगभग राज किया। उनकी डोमिनेंस ऐसी थी कि कोई दूसरा ब्रांड उनके आसपास भी नहीं था। एडिडास बेशक उनका राइवल रहा है, पर नाइकी का मार्केट शेयर और ब्रांड वैल्यू हमेशा उससे कई गुना ज्यादा रहा है। लेकिन अब सीन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब मार्केट में नया ब्लड आ चुका है। स्मॉल, ईगल और हाईली फोकस्ड ब्रांड्स जिन्होंने नाइकी की नींद उड़ा दी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप होका और ओन रनिंग को देखिए। ये ब्रांड्स स्पोर्टवेयर की दुनिया में नए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत तेजी से ट्रैक्शन गेन किया है। होका ने रनर्स के बीच मैक्सिमम कोजिंग का ट्रेंड शुरू किया। उनके शूज खासकर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स और उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जिन्हें जॉइंट पर इम्पैक्ट कम चाहिए। ये एक निच थी जिसे नाइकी ने इग्नोर कर दिया था। ऑन रनिंग अपनी यूनिक क्लाउड टेक शोल टेक्नोलॉजी के साथ आया, जिसे प्रोफेशनल एथलीट्स और कैजुअल वेयर्स दोनों में एक्सेप्टेंस मिली। इन ब्रांड्स ने
स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स को टारगेट किया और नाइकी के कोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। नाइकी की प्रॉब्लम ये रही है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में रियल ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस पर कम फोकस किया। उनका फोकस अपने आइकॉनिक और वेल स्टेब्लिश फ्रेंचाइजीज जैसे एयर जॉर्डन, एयर फोर्स 1 को री रिलीज करने या उनके कलर वेज बदलने पर ज्यादा रहा है। ये मॉडल्स बेशक कैश काउ हैं और लाइफस्टाइल सेगमेंट में टॉप पर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस सेगमेंट में जहां असली इनोवेशन की जरूरत होती है नाइकी पिछड़ गया। कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद भी पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि वे इनोवेशन के मामले में धीमे रहे हैं। जब कस्टमर्स को मार्केट में बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर कंफर्ट और न्यूअर डिजाइन्स मिल रहे हैं तो वे पुराने और सेम लुकिंग नाइकी प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदेंगे। इस इनोवेशन गैप ने कॉम्पिटिटर्स को नाइकी के मार्केट शेयर में बड़ा हिस्सा काटने का मौका दिया है। ये पहला और सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है जो नाइकी की स्टॉक को लगातार नीचे खींच रहा है। बाय द वे सेकंड रीजन है डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्ट्रेटेजी। कुछ साल पहले नाइकी ने एग्रेसिवली ये डिसाइड किया था कि वे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सेल करेंगे। इसका मतलब था कि वे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कुछ होलसेल पार्टनर्स के साथ अपने टाई अप्स कम या खत्म कर देंगे। इस स्ट्रेटेजी के पीछे आइडिया ये था कि डायरेक्ट सेल से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, कस्टमर डाटा पर उनका कंट्रोल होगा और वे ब्रांड एक्सपीरियंस को बेहतर बना पाएंगे। शुरुआत में ये स्ट्रेटेजी फिनोमिनल थी, खासकर पेंडेमिक के दौरान जब ऑनलाइन शॉपिंग पीक पर थी। नाइकी की डिजिटल सेल्स ने रिकॉर्ड ग्रोथ दिखाई, लेकिन जैसे ही कोविड गया और सिचुएशन नॉर्मल हुई, उनकी D2C ग्रोथ स्लो डाउन हो गई और साथ ही ई कॉमर्स मार्केट भी अब मैच्योर हो चुका है और नाइकी के एप्स या वेबसाइट से सेल की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि रिटेल पार्टनर्स से अलग होने की वजह से नाइकी ने फिजिकल रीच का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। बहुत सारे कस्टमर्स जो मॉल में, फुट लॉकर जैसे मल्टी ब्रांड स्टोर्स में जाकर नाइकी के शूज खरीदते थे, उन्हें अब वहां नाइकी के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से नाइकी की विजिबिलिटी कम हुई और कॉम्पिटिटर ब्रांड्स ने उन स्टोर्स में खाली जगह को तुरंत भर दिया। नाइकी को अब अपनी D2C स्ट्रेटजी को री-इवैल्यूएट करना पड़ रहा है। वे होलसेल पार्टनर्स के पास वापस जा रहे हैं, जो एक तरह से ये एक्सेप्टेंस है कि उनकी एक्सक्लूसिव D2C स्ट्रेटजी ओवरली एग्रेसिव थी। इस स्ट्रेटेजिक यू टर्न ने इन्वेस्टर्स के बीच कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि कंपनी अपने फ्यूचर डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड है और ये लैक ऑफ क्लियरिटी सीधे स्टॉक प्राइस को हिट कर रही है। D2C चैलेंजेस का सीधा मतलब है कम सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर। इसके अलावा तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल रिस्क, स्पेशली टेरिफ्स। नाइकी का बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है चीप और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग पर, जो वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया में होती है। ये सप्लाई चेन्स बहुत क्रिटिकल है नाइकी के प्रॉफिट मार्जिन्स के लिए। टेरिफ्स का खतरा सीधा इस प्रॉफिटेबिलिटी पर वार करता है। यूनाइटेड स्टेट्स में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ट्रेड वॉर और इम्पोर्टेंट गुड्स पर टेरिफ्स बढ़ने का रिस्क बहुत हाई है। अगर नाइकी को अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में लाने के लिए ज्यादा टेरिफ्स पे करना पड़ा तो इसका मतलब होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जबरदस्त इंक्रीज। अगर टेरिफ्स लगते हैं तो नाइकी के पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे। पहला, बढ़ी हुई कॉस्ट को कस्टमर्स पर ट्रांसफर कर दो, यानी शूज और कपड़े महंगे कर दो। इससे डिमांड कम हो सकती है और सेल्स को नुकसान हो सकता है। दूसरा, कॉस्ट को खुद सहन करो, यानी अपनी प्रॉफिट मार्जिन को कम कर दो। दोनों ही सिचुएशन में कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नाइकी ने खुद एस्टिमेट किया है कि टेरिफ्स की वजह से उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। इन्वेस्टर्स हमेशा प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट पसंद करते हैं और ये टेरिफ रिस्क इतना बड़ा है कि ये नाइकी की स्टॉक में वैल्यूएशन को लगातार कम कर रहा है। इन तीनों चैलेंजेस ने नाइकी पर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है और कंपनी को वापस ट्रैक पर आने के लिए इनोवेशन में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपनी रीच को बैलेंस करना होगा। एंड यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, एंड दैट इज व्हाट अबाउट नाइकीज कमबैक। हमने देखा है कि नाइकी आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन हम जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो एक ग्लोबल लेगेसी और कल्चरल फोर्स है। इसलिए अगर हम कमबैक की बात करें तो नाइकी के पास नॉर्मल कंपनीज के मुकाबले में कई एक्सक्लूसिव एडवांटेज है जिनका यूज करके आज नहीं तो कल वो मार्केट में वापस डोमिनेट करने लग जाएगा। और वैसे भी ये डाउनफॉल उनके ब्रांड वैल्यू में नहीं आया है, ये डाउनफॉल सिर्फ उनके स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशन में देखा गया है, जो कि टाइम के साथ कवर हो जाएगा। बिकॉज उनका शूज लोगो आज भी दुनिया के हर कोने में परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये इमोशनल कनेक्ट बहुत कम ब्रांड्स के पास होता है और यही उन्हें
उन्हें वापस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिला सकता है। कमबैक के लिए नाइकी को सिर्फ अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना है। उन्हें अपने इनोवेशन पाइपलाइन को फायर अप करना होगा और ये दिखाना होगा कि वो होका और ओन रनिंग से बेहतर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी एयर और जूम जैसे प्लेटफॉर्म के साथ किया है। कंपनी को बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और अपने आइकॉनिक लाइंस के साथ साथ परफॉर्मेंस रनिंग और थ्रिल सेगमेंट पर भी ध्यान देना होगा। नाइकी के पास ग्लोबल टैलेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एक अनब्रेकेबल ब्रांड मोटो है। उन्हें बस अपने इनर इनोवेशन को अनलॉक करने की जरूरत है। अगर वो मार्केट ट्रेंड्स को तेजी से अडेप्ट करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक मिस स्टेप्स को करेक्ट करते हैं तो वो न सिर्फ वापस आएंगे बल्कि फिर से ग्लोबल स्पोर्ट अपैरल मार्केट में अपनी टॉप पोजीशन सॉलिडिफाई करेंगे। उनका कमबैक सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है बल्कि एक हाईली प्रोबेबल बिजनेस सिनेरियो है, क्योंकि उनका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। बाय द वे, आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताना एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी इंटेलेक्चुअल।